नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में प्राचीन काल में आए हुए शासक के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल को जो है शासकों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मौर्य काल, दूसरा है आपका मौर्योत्तर काल, तीसरा है आपका गुप्त काल और चौथा है आपका गुप्तोत्तर काल। तो इस प्रकार से प्राचीन काल को 4 भागों में बांटा गया है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। मौर्य काल का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए हम लोग मौर्य काल के बारे में विस्तृत से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, मौर्य काल को जो शासन था 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। यहाँ पे बीसी का मतलब हुआ कि देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले जो था ना, तिथियां जो थी उल्टे क्रम में चलती थी। तो चलिए ये 322 से लेकर के 298 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक मौर्य काल का शासन काल रहा। अब मौर्य वंश के संस्थापक जो हुए चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो हैं मौर्य वंश के स्थापना करते हैं अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के शासक को हरा करके। और नंद वंश के जो शासक थे वह थे घनानंद। नंद वंश के शासक ये मगध के शासक थे। मगध जो कि वर्तमान में आपका बिहार में है, और यहीं के शासक थे ये घनानंद जो थे मगध के शासक थे, जो कि वर्तमान में मगध कहाँ पे है, तो बिहार में है। अब देखिए ये जो थे नंदवंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे, मतलब इनके पास सेना बहुत काफी मात्रा में थे। जनजातीय तत्व भी शामिल। अब देखिए सेना इनका पास इतना ज़्यादा होने का कारण ये था कि इसमें जनजातियों को शामिल किया गया था। बहुत बड़े पैमाने पर जनजातियों को शामिल किया गया था, जिसके वजह से नंद वंश के शासक के पास विशाल सेना था, और इसी के वजह से वह विशाल सेना के स्वामी भी कहलाते थे। अब देखिए इधर बात होता है, एक तरफ है नंदवंश के शासक घनानंद, और दूसरी तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। अब युद्ध होता है तो किस प्रकार से ये पराजित करते हैं, आइए समझते हैं। ये तो आपको पता है कि नंद वंश का जो शासक घनानंद था ये बिहार का शासक था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर ये किस क्षेत्र का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसी एक विशेष क्षेत्र का नहीं था, इसका क्षेत्र जो था कुछ बड़े पैमाने पर था। साम्राज्य विस्तार देखिए किस प्रकार से है। नॉर्थ में इसका जो था हिंद कुश था, साउथ में कर्नाटक, और ईस्ट में बंगाल, और वेस्ट में सौराष्ट्र। यहाँ तक इसका जो है ये साम्राज्य विस्तार था। इसका तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है झारखंड से परिचित था। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या झारखंड से परिचित था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भली भांति झारखंड से परिचित था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ये एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, वे गुरु थे। अपने गुरु के मदद से ही नंदवंश के शासक घनानंद को ये पराजित कर पाए थे। अब ये अर्थशास्त्र इनका एक पुस्तक है चाणक्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है।
जिसका ये अर्थशास्त्र से संबंध नहीं है, इसका संबंध जो है राजनीति से है। संबंध जो है राजनीति से है। अब ये अर्थशास्त्र में कहा किया गया है, झारखंड को जो है इसमें कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। ये जो है चाणक्य का पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसमें कुकुट या कुकुट देश कहा गया है झारखंड को। अब यहाँ पे क्या था कुकुट देश में, तो कुकुट देश में जो था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और यहाँ पे क्या होता था कि आठवीं नाम करके, आठवीं नामक एक अधिकारी नियुक्त होता था, पदाधिकारी, उसकी नियुक्ति होती थी। और इसके अधीन ये आठवीं है, इस आठवीं के अधीन जो थे नाग अध्यक्ष होते थे, नागपाल होते थे और वनपाल। नाग अध्यक्ष, नागपाल और वनपाल ये अधीन होते थे। किसके अधीन? तो आठवीं के अधीन होते थे। अब ये जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो था ये कहाँ पे था? तो कुकुट देश में था। कुकुट देश जो झारखंड का ही ये नाम है। अब देखिए हम लोग मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग। अब देखिए मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वह झारखंड से होकर गुजरता था। अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे है आपका मगध यानी कि बिहार, इस क्षेत्र में इधर जो है आपका ये बिहार वाला हिस्सा हो गया। अब सोचिए कि बिहार से दक्षिण भारत की ओर जाएगा, दक्षिण भारत की ओर जाना रहेगा तो ये झारखंड क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। तो झारखंड से जब गुजरना पड़ेगा तो यानी कि झारखंड ये क्या था? व्यापारिक मार्ग बन गया। झारखंड जो है क्या बन गया? व्यापारिक मार्ग बन गया। अब इन्हीं के बारे में कौटिल्य कहते क्या हैं? कौटिल्य के अनुसार इंद्रवानक की नदियों से संभवतः इब और शंख का इलाका था, इब और शंख का इलाका था, वहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इब एवं शंख का इलाका था इंद्रवानक, वहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ये कौटिल्य के अनुसार कहा गया है और कोई स्रोत नहीं मिला है, जो ये सिर्फ कौटिल्य के अनुसार ही कहा गया है कि इंद्रवानक की नदियों से संभवतः इब एवं शंख का जो इलाका था वहां से हीरे प्राप्त किए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, आप थोड़ा सा और समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अब अशोक ने भी यहाँ पे कुछ ये इनका भी संबंध था कुकुट देश से। तो देखिए 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक जो है ये अशोक का शासनकाल था। 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक का जो शासनकाल है वह अशोक का शासनकाल था। अब इसमें देखिए समझने वाली बात यह है कि अशोक भी मगध के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो उसको हराया ही पहले, लेकिन ये भी समझिए कि अशोक जो था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा हो गया आपका अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक का जो था मगध पर जो है, मगध के जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। यानी कि जनजातियों पर यह भी कंट्रोल रखे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं अशोक के बारे में 13वें शिलालेख में कहा गया है। अशोक के 13वें शिलालेख, शिलालेख क्या होता है दोस्तों कि पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख जो है वह आपका क्या कहलाता है? शिलालेख कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख से समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। समीपवर्ती
राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आठवीं या आठव, ये आठवीं और आठव क्या था, तो ये एक प्रकार का ये अधिकारी था, आठवीं प्रदेश। और जहाँ पे ये अधिकारी ये नियुक्त होते थे उस प्रदेश को आठवीं प्रदेश कहा जाता था। तो आठवीं प्रदेश जो था बघेलखंड जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। एक आपका एमपी में भी है, लेकिन वो एमपी वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वाला। तो यहाँ पे जो बघेलखंड से लेकर के उड़ीसा तक का जो क्षेत्र था वह आठवीं प्रदेश कहलाता था। वो जो क्षेत्र था आठवीं प्रदेश था, जिसमें क्या था, झारखंड भी इसमें शामिल था, झारखंड मिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक में, अब देखिए अशोक जो है धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उसमें धर्म प्रचारक में भेजे गए एक आठवीं जनजातियों के बीच भी भेजा गया था। अब देखिए क्योंकि ये जनजातियों पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखे थे, तो ये जनजातियों के बीच भी एक आठवीं नामक ये अधिकारी को भेजते हैं। कौन, तो अशोक भेजते हैं। और इसमें आठवीं जो अधिकारी होता है वो अकेले नहीं होता है, वो अपना दल के साथ होता है। और उस दल का जो नेता था, जो हेड था, उसका नाम था रक्षित। उसका नाम क्या था, रक्षित था। अशोक के दूसरे शिलालेख में कहा गया है कि समीपवर्ती अविजित जनजातियों के विषय में। देखिए अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है कि समीपवर्ती अविजित जनजातियों के विषय में उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके, देखिए अशोक जो है, अशोक का जो आक्रमण हुआ था 261 बीसी में, 261 बीसी में कहाँ पे आक्रमण हुआ था, तो कलिंग में हुआ था। और कलिंग में जो आक्रमण हुआ था, तो इस आक्रमण में बहुत सारे लोगों का जान ये चला गया। इसमें जो है बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें से आपका जो है अगर बात किया जाए योद्धा का, तो इसमें लगभग 1.5 लाख योद्धा मारे गए थे। और मौर्य योद्धा की बात करें तो 1 लाख मौर्य योद्धा मारे गए थे। अब इसमें इतने लोगों की मृत्यु अशोक के सामने, वहाँ पे मतलब क्या, कलिंग में रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बह गया था, रक्त का यहाँ पे ढेर लग गया था, जिसको देख करके अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया। और उसी समय अशोक ये शपथ लिए कि आज के बाद हम अपने जीवन में कभी भी युद्ध करने का साहस नहीं करेंगे। और वे जो हैं उसी समय से क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को, जिसका पुत्र था महेंद्र और उसकी पुत्रियां संघमित्रा, तो उन दोनों को क्या करता है कि श्रीलंका तक भी वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है मौर्य काल जो है क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप देख चुके हैं कि मगध पर किसका शासन था और वहाँ पे किस तरह से शासन था चल रहा था, ये आपका ये बताते हैं, सारा का सारा बता चुके हैं चाणक्य। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये कुछ समझ में आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ लाइक सेशन पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्यथा अगर समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।